ओके बेटे देखो इधर, अब लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था पहले वो एक बार कंटिन्यू कर लें, फिर मैं डाउट डिस्कस करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले इम्पल्स के बारे में डिस्कशन किया। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चंस है, मतलब नॉर्मल केसेस हैं, फोर्स की वैल्यू हमें वेल डिफाइंड है, उन सब केसेस में इस पे ना भी जाए तो काम चलेगा। बट अगर फोर्स कुछ इस तरह का है जिसको वी कॉल इम्पल्सिव फोर्स, ऐसा सा फोर्स है जो जनरली दो ऑब्जेक्ट्स जब कोलाइड करते हैं उस वक्त आता है, ऐसे केस में ये फोर्स को डिफाइन कर पाना, मतलब इस फोर्स की वैल्यू बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये टाइम पीरियड, जितनी देर के लिए ये फोर्स आया ये बहुत स्मॉल है, मे बी मिली सेकेंड्स का टाइम है। ऊपर से ये फोर्स लगातार चेंज हो रहा है, ये एरिया भी ढूंढ पाना मुश्किल है। वैसे हमें ये एरिया इम्पल्स देगा, वी नो दैट फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, इम्पल्स। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम चेंज इन मोमेंटम ढूंढ लेंगे। ये चेंज इन मोमेंटम दैट इज m टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हम पता कर लेंगे कि वो जो दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स थे, बैट और बॉल या व्हाटएवर, उनमें से किसी भी एक के मोमेंटम में क्या चेंज आया। वो चेंज इन मोमेंटम हमें दे देगा इक्वल टू इम्पल्स। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। एक बॉडी पे आने वाला इम्पल्स, चाहे कोलिजन हो चाहे ना हो, बट जनरली इसकी बात हम कोलिजन में ही करते हैं। सो एक बॉडी पे आने वाला इम्पल्स विल बी इक्वल टू इट्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम ढूंढो, वो बेसिकली इस एरिया के बराबर होगा। ये एरिया हम वैसे तो नहीं ढूंढ पाएंगे, बट चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होगा, ये वैल्यू जो आएगी यही ये एरिया भी होगा। और यहां से अब फोर्स की हम एक्चुअल वैल्यू तो नहीं बता पा रहे कि भाई फोर्स कितना था, वी आर नॉट एबल टू आंसर, बट उस फोर्स की एवरेज वैल्यू बता देंगे कि ऑन एन एवरेज वो फोर्स हम ऐसे ढूंढ सकते हैं कि ऑन एन एवरेज डेल्टा टी टाइम के लिए फोर्स आया था। फोर्स था तो वेरिएबल सा, बट अगर आप उस फोर्स की एवरेज वैल्यू चाहते हो तो वी कैन फाइंड लाइक दिस। तो दिस इज व्हाट इम्पल्स का यूज है। वैसे सारे सिचुएशंस जहां पे आप फोर्स को ढंग से बता नहीं पा रहे, क्योंकि वो फोर्स लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है, बदल रहा है, तो वैसे केस में हम फोर्स के बारे में ना बता के उस फोर्स का ओवरऑल इफेक्ट यानी इम्पल्स के बारे में बता रहे हैं कि उस फोर्स ने ओवरऑल इफेक्ट कितना प्रोड्यूस किया बाय चेंजिंग द मोमेंटम ऑफ द गिवन सिस्टम। अब नॉर्मली अगर मैं आपको कभी क्वेश्चन दूं कि यार फोर्स है 3t² - 4, इम्पल्स बताओ कितना होगा, आप इंटीग्रल एफ डी टी कैलकुलेट कर लो, ये इम्पल्स आ जाएगा। आप फोर्स की वैल्यू रख दो, भाई फोर्स तुम्हें पता है कांस्टेंट सा फोर्स है, सीधे फोर्स इनटू टाइम कर दो। फोर्स लगातार बदल रहा है तो इंटीग्रेशन पे जाओ, ये इंटीग्रल एफ डी टी एनी वे एरिया ही तो देगा। इंटीग्रल वाई डी एक्स, ये तुम्हें क्या देगा, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया, यहाँ पे फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया। सो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि फोर्स इतना है, बताओ इम्पल्स क्या है, आप इंटीग्रल एफ डी टी निकाल लो। ऐसे केस में तुम वैसे ये भी कर सकते हो, सर एफ को लिखो एम ए आ गया 3t² - 4, ए निकाल लो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ए को लिख लो dv बाई डी टी, वेलोसिटी निकाल लो, वो मेथड भी चलेगा। क्योंकि ऐसे केस में भी तुम इनडायरेक्टली बोल सकते हो, सर ये तो फोर्स वेल डिफाइंड है, मेरे को तो फोर्स की वैल्यू हर टाइम पे आप ही ने बता दी। भाई यहाँ नहीं पता थी मुझे फोर्स की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहा, लेकिन उस फोर्स का ओवरऑल इफेक्ट यानी मैं इम्पल्स बता रहा हूँ। इस केस में तो फोर्स की वैल्यू मुझे पता ही थी हर पल, फिर भी मेथड तो अब बन गया तो बन गया। भाई फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट इम्पल्स डिफाइन हो गया तो हो गया, वो फोर्स चाहे आप डिफाइन कर पाओ या ना कर पाओ। तो यहाँ पे आप फोर्स को डिफाइन कर पा रहे हो, इंटीग्रल एफ डी टी करो, इम्पल्स आएगा, इम्पल्स को लिखो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यू कैन सॉल्व इट। जैसे लास्ट क्लास में वो ग्राफ वाला क्वेश्चन भी किया था, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया दिया था, एरिया निकाल लिया हमने, दैट एरिया वाज इक्वल टू व्हाट, that area was equal to what, impulse, and that impulse was m times v final minus v initial। उसे सॉल्व कर लिया था हमने, ठीक है। इसके बाद then we moved on to head on elastic collision।
ये हमने डिस्कशन किया। हेड ऑन एंड इलास्टिक कोलिजन के बारे में डिस्कस किया। हेड ऑन का मतलब वन डायमेंशनल, सारा प्रोसेस पर्स बनकर। हेड ऑन का मतलब वन डायमेंशनल, ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज, ऑब्जेक्ट्स जब टकराए तो उनमें आने वाले इंपल्स, सारा कुछ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेड ऑन। आप कह सकते हो हेड ऑन कोलिजन मतलब ऑफ कोर्स हेड टू हेड कोलिजन हुआ, तो दैट इज वन डायमेंशनल कोलिजन, सब कुछ एक ही डायरेक्शन में होगा। इलास्टिक कोलिजन का मतलब काइनेटिक एनर्जी कोलाइडिंग बॉडीज की पहले और बाद में सेम रहेगी, कोलिजन के वक्त जरूर घट गई थी बट वो वापस आ जाएगी। कोलिजन के वक्त वो कहां चली गई थी, डिफॉर्मेशन में, लेकिन वो बाद में वापस आएगी क्योंकि इलास्टिक बॉडीज है, अपनी शेप को पूरी तरह से रीगेन कर लेंगे। फॉर्मूले देखे थे हमने V1 V2 वगैरह के। लक्ष्य बोल बेटे, V1 का फॉर्मूला क्या था? V1, हाँ, प्लस 2m2। V2 का फॉर्मूला बोलो। हाँ, 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 टाइम्स u2। ठीक है, वो दिमाग में आपके रहना चाहिए। इधर m1 माइनस m2 था, इधर m2 माइनस m1, इधर 2m2 था, इधर 2m1 था, बाकी तो u1 u2 u1 u2 था। बोल बेटे श्रेया, V2 का फॉर्मूला एक बार फिर से। m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u2। ठीक है, नाउ राइट some special cases of head-on elastic collision. Some special cases, some special cases of head-on elastic collision. पहला, दो ही है वैसे बस। If m1 equals m2, क्या होगा सोच के बताओ। अगर वो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास एकदम सेम है, दो इक्वल मास की बॉल्स हैं, बिलियर्ड बॉल्स हैं, इक्वल मास की एग्जैक्टली, अगर उन दोनों में हेड ऑन कोलिजन हुआ और इलास्टिक, रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि रियल लाइफ में वो इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है, एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही होगा, साउंड ही प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। सब लोग वीडियो ऑन करके बैठो बेटे, एकदम किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। सो आप सोच के बताओ कि अगर दोनों का मास इक्वल है तो क्या होगा। मास अगर दोनों का सेम है तो क्या होगा, विनायक बोल। हाँ, बोलो गवेश। वन की वेलोसिटी मिल जाएगी टू को और टू की वेलोसिटी मिल जाएगी वन को, वेलोसिटीज एक्सचेंज उस फॉर्मूले में रख के देख सकते हो, है ना। फॉर्मूला क्या था, v1 की वैल्यू क्या थी, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u2। तो यहाँ पे m1 इक्वल टू m2 करो तो ये तो जीरो हो गया, m1 माइनस m2, ये कितना हो गया 2m बाई 2m। m1 और m2 दोनों को m के बराबर मान लो, दिस इज इनटू u2, सो v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u2। सेम वे दूसरा आप चेक करके देख सकते हो। तो अगर मासेस इक्वल है, कोलिजन हेड ऑन है, इलास्टिक है, तो वेलोसिटीज की एक्सचेंज हो जाएगी। पहली वाली बॉल की वेलोसिटी दूसरे को डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ का मतलब निगेटिव था तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लो ये वाली बॉल, मास, ये बॉल नंबर 1 इधर आ रही थी 10 मीटर पर सेकेंड पे, ये बॉल नंबर 2 इधर आ रही थी एट 3 मीटर्स पर सेकेंड, ऐसे आ रही थी ये दोनों बॉल्स का मास क्या है, सेम है। तो अब कोलिजन के बाद ये बॉल नंबर 1, ये बॉल नंबर 2, ये बॉल नंबर 1 को ये वेलोसिटी मिल जाएगी, मैग्नीट्यूड भी वही, डायरेक्शन भी वही, ये 3 मीटर पर सेकेंड से वापस चली जाएगी और ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर, तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, मतलब तुम बिल्कुल ऐसे सोच सकते हो, ये बॉल उधर चली गई, ये इधर, जैसे टक्कर हुई ना हो, मान लो ये थोड़ा सेपरेट, छोड़ दो उसको, एनीवेज ये आपस में टकराई एंड वापस 1 के पास 2 की वेलोसिटी आ गई, 2 के पास 1 की वेलोसिटी। नोट करो इसको।
सेकेंड इज दिस कि ये बॉल है, इसका मास है कैपिटल एम, ये यू स्पीड से जा रही है। आगे ये बॉल है, इसका मास है स्मॉल एम, दिस बॉल इज एट रेस्ट, और ये जो कैपिटल एम है इसका मास स्मॉल एम से बहुत ज्यादा है। ठीक है, यू की कुछ फाइनाइट वैल्यू है 5 मीटर 10 मीटर। मतलब ये सिचुएशन ऐसी है कि तुमने घर में डाइनिंग टेबल पे एक सॉलिड लोहे की बॉल ली है, 10-15 केजी की सॉलिड बॉल है, और दूसरी वो टेबल टेनिस वाली बॉल है, हल्की सी, एकदम एकदम हल्की सी। कितना मास होता होगा? 10-15 ग्राम मे बी। तो इस तरह का है। इधर ये सॉलिड आयरन बॉल है 100 केजी की सॉलिड बॉल है, और वो 10-15 ग्राम की आगे टेनिस टेबल टेनिस वाली बॉल। इस हैवी वाली बॉल को तुमने उधर प्रोजेक्ट किया, क्या होगा? साफ साफ अंदाजा लग रहा है, हैवी बॉल की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा दैट इज नेग्लिजिबल। आएगा, मैं कहूंगा क्या हैवी बॉल की वेलोसिटी में चेंज आएगा? डेफिनेटली आएगा, बट वो इतना जरा सा है कि हम उसको कर देंगे इग्नोर। क्योंकि देखो भाई, ये जब जाके उसे इंपल्स देगा तो ये भी वापस इंपल्स देगा, नो डाउट, कितना भी हल्का हो। तो मैंने आपसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा कि क्या इस हैवी बॉल की वेलोसिटी में चेंज आएगा? आंसर इज यस, आएगा, बट वो नेग्लिजिबल होगा। मतलब इस तरह से समझ लो कि इसकी वेलोसिटी अगर 10 थी तो 10 से बदल के 9.999 हो गई। हम कहेंगे यार इग्नोर करो, हम कहेंगे लगभग सेम। वो हमें इक्वेशंस भी बताएंगी। ठीक, इसका क्या होगा जरा सोच के बताओ। हाँ, साथ साथ ऐसा होगा? हाँ, कितनी एग्जैक्ट, कितनी बताओ। सो कैपिटल एम को स्मॉल एम से बहुत बड़ा ले सकते हो, तो जहां भी आएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम उसको कैपिटल एम लिख दो। जब भी एक चीज, अब मैं आपसे कहूं 100 केजी प्लस 5 ग्राम, अब बोलो सर नियरली 100 केजी ले लो इसको। सो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम को लगभग कैपिटल एम ही लिख दो, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम को भी लगभग कैपिटल एम ही लिख दो, और अपने आप बताओ कि इस हल्की वाली बॉल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या होगी, जरा बताओ। संप्रीत बता बेटे, कोशिश कर, वो इक्वेशंस लिखो। और वो इक्वेशंस बड़ी आसान होगी, क्योंकि वो जो V1 V2 वाली इक्वेशन है उनमें U2 तो जीरो है, तो दूसरा वाला टर्म तो खत्म ही हो जाएगा, एक ही टर्म तो बचेगा। तरनप्रीत कर बेटे, कर कर सॉल्व कर, कोशिश करो। जहां भी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये शिवांश तुम भी ऐसे ही हो, एक्टिव बनो बेटे। जहां भी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आ रहा है उसको कैपिटल एम करो ना। क्या आंसर आया बताओ? 2u आएगा आंसर। देखो, पहले हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं v1। v1 क्या होता है? कोलिजन के बाद पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u1। u2 तो जीरो हो गया था। नाउ m1 को तुमने क्या लिखा? कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स u। इसको भी तुम लगभग लिख सकते हो कैपिटल M, इसको भी लगभग लिख सकते हो कैपिटल M। जब स्मॉल m बहुत छोटा है तो एडिशन मल्टीप्लीकेशन में इग्नोर मत कर देना। 100 इंटू 0.001 को लगभग 100 मत लिख देना, तुम लोग कुछ भी लिख देते हो। सो ये आ जाएगा कैपिटल M अपॉन कैपिटल M टाइम्स u, मतलब u। तो मतलब कुल मिला के हमारा ये कंक्लूजन आया कि यार हैवी वाली बॉल की वेलोसिटी लगभग सेम। अब ये रूल मत बना लेना, सर पता है आपको, जब भी एक हैवी ऑब्जेक्ट एक लाइट ऑब्जेक्ट से टकराता है ना, हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं बदलती। इसको तुम एक स्टेटमेंट मत बना देना। हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलती है, बट वो इतनी जरा सी बदलती है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। ये तुमने इसको और इसको दोनों को कैपिटल एम ले लिया ना, अदरवाइज तो हल्का सा चेंज होगा ही, ठीक है, बट हमने इग्नोर कर दिया। ये अप्रोक्सीमेटली सेम है। V2 आ जाओ। V2 क्या था फॉर्मूला? 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u1। m1 है कैपिटल M, ये है कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स u। स्मॉल m हट जाएगा, 2m बाई m कितना आ जाएगा? 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2u। तो टक्कर के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? दुगनी, और इसकी स्पीड रहेगी नियरली सेम। तो वो डायग्राम भी बना लो। आफ्टर कोलिजन ये हैवी वाला ऑब्जेक्ट
लगभग इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा और ये लाइट वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी दुगनी 2u। ठीक है, अच्छा अब इसका जरा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं केसेस को, तो आज आप अच्छे से रिवाइज करो इसको। नाउ तीसरा केस, एनसीईआरटी बुक में इस तरह से दिए हैं केस, इसलिए मैं ऐसे बता दे रहा हूं सो दैट स्कूल एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाए। अदरवाइज ये जो दूसरा और तीसरा केस मैं बताने जा रहा हूं इनको मैं मर्ज करके आपको बताऊंगा। तीसरा केस है कि इस बारी ये हल्की बॉल है स्मॉल एम, ये जा रही है यू स्पीड पे, और ये सामने हैवी बॉल है कैपिटल एम ग्रेटर देन स्मॉल एम, और हैवी बॉल रेस्ट पे है। अब बोलो क्या होगा? वही फॉर्मूले फिर से लिखो और बताओ। ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे तुमने एक हल्की सी बॉल को दीवार पे मार दिया हो। तो ये वाली बॉल तो रहेगी रेस्ट की रेस्ट पे ही, और ये बॉल तुम देखना सेम स्पीड से, हाँ सेम वेलोसिटी नहीं, किसने बोला? तुम सोए सोए बैठे रहते हो। सेम स्पीड से, वेलोसिटी कैसे सेम? डायरेक्शन बदल गया, सेम स्पीड से रिटर्न कर जाएगी। ये घर पे करके देखना, वो V1 V2 घर पे कहाँ करोगे, अभी करो। घर पे तो सर, घर पे पढ़ाई थोड़ा ना होती है, तो क्राइम है ना अनंतवीर? करो करो, V1 V2 वैल्यू लिख के चेक करो, आ जाएगा आंसर। फिर से U2 तो इस बार जीरो ही है, U2 तो जीरो ही है, ये U1 है, U2 तो जीरो ही है, तो फॉर्मूले में बस पहले वाले टर्म ही तो आएंगे। करो करो करो, कविष्ट करो, आलस नहीं करो। इस बार V1 क्या आएगा? आप लिखोगे V1 इज M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स U1। इस बार M1 है स्मॉल m, M2 है कैपिटल M, तो ये आएगा स्मॉल m माइनस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स U। ये स्मॉल m इग्नोर हो जाएगा दोनों जगह, ये आएगा माइनस ऑफ कैपिटल M बाय कैपिटल M टाइम्स U, दैट इज माइनस U। ठीक, उसे चेक करना जरा V2 को। V2 आएगा 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स U1, ये आ जाएगा 2 स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स U आ जाएगा। नीचे स्मॉल m को इग्नोर कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M टाइम्स U। अब क्योंकि स्मॉल m कैपिटल M से बहुत छोटा है, तो ये टर्म बहुत छोटा सा होगा, जीरो के बराबर। मान लो स्मॉल m की वैल्यू थी 10 ग्राम, है ना, तो और कैपिटल M तो क्या आ जाएगा ऊपर 2 इंटू 10 ग्राम्स, और नीचे कैपिटल M है मान लो 100 kg इंटू U, तो खुद ही देख लो ये वैल्यू कितनी छोटी सी आ जाएगी। ऊपर 10 ग्राम, नीचे 100 kg, उसको ग्राम्स में बदलोगे 1000 से और डिवाइड होगा, ना के बराबर आएगी, वो 0.00 समथिंग आएगा। तो दिस वी विल से ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, थ्योरी क्वेश्चन में कभी ये नहीं कहना कि अगर एक हल्का ऑब्जेक्ट और एक भारी ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो भारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। ये फॉल्स है, चेंज आता है, हमने उसको इग्नोर कर दिया है। चेंज तो आया ना, ये रही वेलोसिटी, है ना, लेकिन हमने उसको कर दिया है इग्नोर। क्लियर? अब देखो, ये तो स्पेशल केस था, इसमें तुमने इसको रेस्ट पे रखा हुआ था। पिछली बारी हल्की वाली बॉल यहां पड़ी रेस्ट पे थी, इस बारी भारी बॉल थी। मान लो ये भी चल रही हो, ऐसे सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में, ज्यादा तो खैर नहीं लगेगा, बट हाँ लगेगा, क्योंकि फिर U2 वाला टर्म भी तो आएगा। मान लो कोलिजन से पहले ये वाली बॉल भी मूव कर रही है, फिर तो U2 वाला टर्म भी आएगा। तो ये जो सेकेंड केस और थर्ड केस बताया मैंने आपको, इनको कंबाइंड आप ऐसे कर सकते हो, राइट? whenever collision is between a light and very heavy object, whenever collision is between light and very heavy object, then velocity of
heavy object will be nearly same, velocity of heavy object will be nearly same after collision, and velocity of light object can be obtained using VOS यानी velocity of separation upon velocity of approach equal to small e. Using velocity of separation divided by velocity of approach equal to small e. Small e अभी बताया तो नहीं ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये भी बताया कि अगर इलास्टिक है तो 1, इन इलास्टिक है तो लेस देन 1, और कंप्लीटली इन इलास्टिक है तो ये जो अप्रोच तुम यूज करोगे ना, ये वो जो फॉर्मूला है ना v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2, वो फॉर्मूला सिर्फ हेड ऑन के लिए है। तो अभी तुमने पीछे जो मेथड्स लगाए वो सिर्फ हेड ऑन के लिए लगाए थे, बट ये जो मैंने अप्रोच लिखवाई है ये तुम इन इलास्टिक पे भी यूज करो, कंप्लीटली इन इलास्टिक पे भी यूज करो। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया मैंने कहा ये हैवी ऑब्जेक्ट है बहुत, ये हैवी ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M, ये आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड पे, ये लाइट ऑब्जेक्ट है स्मॉल m, इसका मास काफी कम है, ये इधर आ रहा है 3 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड पे। इलास्टिक कोलिजन ही फिलहाल मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कोलिजन इज इलास्टिक, अप्रोच वेलोसिटी क्या है 13। कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद ये कैपिटल M तो इसी स्पीड पे चलता रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड पे, इसकी वेलोसिटी मान लो इस तरफ हो गई v, ये भी हो गई। ठीक, अब हम इसको यूज करेंगे, हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हमने लगभग सेम कर ही दिया, इसको यूज करेंगे। सेपरेशन वेलोसिटी क्या है v माइनस 10, सो v माइनस 10। अप्रोच वेलोसिटी क्या है 10 प्लस 3 दैट इज 13, दैट इज इक्वल टू e, e 1 है यहाँ पे, इलास्टिक कोलिजन है, सो v माइनस 10 कितना आ गया 13, तो v कितना आ गया 23। तो ये बॉल कोलिजन के बाद 23 की स्पीड पे वापस चली जाएगी। ठीक है, अब सोचने के कई शॉर्टकट तरीके भी बना सकते हो। आप कह सकते हो सर एक काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन जैसे ही जो आपने स्पेशल केस बनाया था मैं वो बना देता हूं। मैं एक काम करता हूं, हम ना एक काम करते हैं, इस हैवी बॉल के फ्रेम से काम करते हैं, हैवी बॉल के फ्रेम से काम करते हैं। लेट अस से यू आर वर्किंग फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ हैवी बॉल, तो हैवी बॉल तो तुम्हारे लिए रेस्ट पे हो गई। अब तुम्हें ये हल्की बॉल किस स्पीड पर आती दिखाई देगी 13, तो कोलिजन के बाद ये जाती हुई भी किस वेलोसिटी पे दिखाई देगी 13। ये तो वही केस हो गया कि एक हैवी बॉल रेस्ट पे थी, हल्की बॉल आई टकराई तो उसी स्पीड से चली गई। अब तुम्हें दिख रही है ये वेलोसिटी 13, तुम्हें 13 दिख रही है, तुम्हारी खुद की वेलोसिटी 10 है, तो वो तो 23 होगा ना। तुम खुद 10 से जा रहे हो एंड यू आर सेइंग दिस इज गोइंग एट 13, तो तुमसे भी 13 तेज है, तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या हुई 23। जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेथड ज्यादा आसान है, रिलेटिव वगैरह के चक्कर में क्यों जाना, बट समटाइम्स क्वेश्चंस मे फोर्स यू कि थिंक फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ हैवी बॉल। तो हैवी बॉल के रेफरेंस से सोचोगे तो वो तुम्हारा वो स्पेशल केस ही बना कि बॉल जिस स्पीड से आई थी उसी स्पीड से टक्कर के बाद गई। ओके, नहीं बोला है कुछ भी आशिता बेटे, फिर तो ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करो इसको। और ये अगर हम लिख के ऐसे करते रह गए, अनडाउटेडली स्कूल एग्जाम में लिख के करो, बट ऑब्जेक्टिव में जेई में ना आप खुद सोचो, अच्छा 10 और 3, अप्रोच क्या था 13, सेपरेशन क्या होगा 13, यानी इस बॉल को वो किससे जाते दिखाई देगी 13, तो एक्चुअल क्या होगी 23। ऐसे आपने सोचना है और वो प्रैक्टिस से चलेगा दिमाग। नोट करो इसको। ठीक है, सो हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट का कोलिजन है,
अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं भी है तो भी ये अप्रोच काम करेगी। वो जो आपने पहले किया था वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन तक ही लिमिटेड अप्रोच है, क्योंकि वो फॉर्मूले सिर्फ हेड ऑन इलास्टिक में लगते हैं। यहां पे तो तुम ई की वैल्यू बदल देना। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं कहता कि ये कोलिजन इलास्टिक नहीं है, ई की वैल्यू हाफ दे देता, तो यहाँ पे हाफ लिख के सॉल्व कर लेते आप। ठीक है, दिखाओ इलास्टिक इन इलास्टिक कहां तक किया था हमने। आई थिंक वो शुरू नहीं किया था, बस मैंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बता दिया था बस। ये आ गया था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सम स्पेशल केसेस आज आ गए, राइट। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होगा, ये बॉल है मास m1, ये u1 स्पीड से आ रही है, ये सामने दूसरी बॉल है मास m2, ये u2 स्पीड से आ रही है। u1 तेज था ऑफ कोर्स, अप्रोच वेलोसिटी क्या है, u1 माइनस u2 है अप्रोच वेलोसिटी। m1 ने आके m2 को हिट किया, डिफॉर्मेशन हुआ इनका, ठीक है। m1 ने m2 को इंपल्स दिया, m2 ने वापस m1 को इंपल्स दिया, मतलब इन वे फोर्स दिया। वो फोर्स कैसा था, इंपल्सिव था, एक्चुअली तो वो फोर्स ही है, बट अब हम ऐसे केसेस में फोर्स के बजाय स्विच कर जाएंगे इंपल्स। क्यों, क्योंकि फोर्स को हम ढंग से डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हम फोर्स के जगह इंपल्स पे स्विच कर जाएंगे। और इंपल्स इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इस केस में अब इस बारी ये बॉडीज कोलिजन के वक्त डिफॉर्म हुई, अच्छी खासी डिफॉर्म हुई। इलास्टिक में भी वो डिपेंड करता है u1 u2 कितना तेज है। ये भी नहीं को u1 u2, u1 u2 से कितना तेज है ये बोलो। ये u1 की वैल्यू u2 से जितना बड़ी होगी उतना तेज आके हिट करेगा, उतना ज्यादा बॉडीज का डिफॉर्मेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है, पीछे वाली कार 150 किलोमीटर पे आ रही है, आगे वाली 60 पे, तो डेंट ज्यादा पड़ेगा। पीछे वाली 80 पे, आगे वाली 60 पे, तो कम होगा थोड़ा इफेक्ट। तो ये डिफॉर्मेशन होंगे। इलास्टिक बॉडीज होती तो जितना भी डिफॉर्मेशन हुआ था सब वापस आ जाता, रियल में ऐसा नहीं होता। इस केस में कोलिजन के वक्त बॉडीज डिफॉर्म होंगी, फिर बॉडीज अपनी शेप में थोड़ा सा वापस आएंगी, बट पूरी तरह से नहीं। इलास्टिक में बॉडीज पूरी तरह से अपनी शेप वापस रीगेन कर लेंगी। अब ये बॉडीज पूरी तरह से अपनी शेप रीगेन नहीं कर पाएंगे। जब कोलिजन खत्म हो जाएगा तो इन बॉडीज में थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन रह जाएगा। ऐसे ये v1 स्पीड से जा रही है, ये v2 स्पीड से जा रही है। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी बाद में हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी से कम। तो इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज टू बॉल्स आफ्टर इक्वल टू बिफोर, ये नहीं चलेगा। इस केस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल will surely be less than काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। सो बॉडीज डिफॉर्म हुई, बॉडीज डिफॉर्म हुई, उसके बाद बॉडीज ने अपनी शेप, सुन लो पहले पूरी बात प्रबंधन, खाली नोट करने में ध्यान मत दो, सुनो। बॉडीज डिफॉर्म हुई, रीगेन होना चाहिए बट पूरी तरह से रीगेन नहीं होंगी, कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। जैसे अगर तुम अपने हाथ में पेन का स्प्रिंग लो, उसको ज्यादा ही दबा दो, क्या पूरा शेप में आ जाएगा वापस, बिल्कुल नहीं, थोड़ा दबाव आएगा, थोड़ी देर तक वो इलास्टिक बिहेवियर दिखाएगा, बट एक लिमिट से ज्यादा उसे कंप्रेस कर दोगे, पकड़ो हाथ में और जोर लगा के दबा दो या जोर लगा के खींच दो, वो तो वापस अपनी शेप में नहीं आ पाएगा ना, डिफॉर्मेशन हो गया। तो इस केस में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, कहां चली गई, डिफॉर्मेशन में, साउंड में, हीट में, वेस्ट हो गई। लेकिन मोमेंटम अभी भी कंजर्व है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन को ये शेप एप से लेना देना नहीं है। उसे परवाह नहीं है कि यार डिफॉर्मेशन हो गया था, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी तो कम हो गई है। मोमेंटम कंजर्वेशन कब करते हैं जसनूर, मोमेंटम को कौन चेंज करता है, इंपल्स। एक बॉडी पे इंपल्स आता है तो मोमेंटम को बदलता है।
क्या m2 का मोमेंटम बदला? यस, इंपल्स था। क्या m1 का मोमेंटम बदला? यस, इंपल्स था। क्या m1 प्लस m2 का मोमेंटम बदला? नहीं, बाहर से कोई इंपल्स नहीं था। ये j m2 के मोमेंटम को जितना राइट डायरेक्शन में बदलेगा, ये j m1 के मोमेंटम को उतना ही लेफ्ट डायरेक्शन में चेंज कर देगा। तो दोनों का कंबाइंड मोमेंटम रहेगा सेम, क्योंकि इस पूरे सिस्टम पर तीसरा कोई इंपल्स नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को कोई शेप एप से लेना देना नहीं है। आप ये नहीं कहना सर बाद में तो स्पीड्स कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी तो घट गई, उससे क्या? मोमेंटम देखो, इंपल्स देखो ना, इंपल्स तो नहीं आया। ठीक है, नोट करो। ठीक है, राइट। ड्यूरिंग इन इलास्टिक, फिर देखो बातें शुरू कर देते हो यार, ये नहीं कि आराम से दिमाग, भाई ये 1.5 पौने 2 घंटे पढ़ने का टाइम है। ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन, bodies will deform during inelastic collision. Bodies will deform but will not be able to regain their shape completely. But will not be able to regain their shape completely. ये पुराना एडिशन है, नया है? हाँ, बट सेम है। But will not be able to regain their shape completely. Therefore, final KE less than initial KE, kinetic energy. Final KE less than initial KE. आगे लिखो, as there is no external impulse during collision, as there is no external impulse during collision, so linear momentum of the system will remain conserved. Linear momentum of the system will remain conserved. So initial linear momentum और फाइनल लीनियर मोमेंटम बराबर। बच्चों के दिमाग में आता है सर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, मोमेंटम क्यों सेम रहेगा? कंडीशंस देखो बेसिक। लावण्या, मोमेंटम कब कंजर्व करोगे किसी भी सिस्टम का? जब उस सिस्टम पर बाहर से कोई इंपल्स ना आए। कोई इंपल्स नहीं आ रहा, फोर्स ना आए तो भी कर दो, फोर्स ही नहीं है तो फिर किस बात का इंपल्स? इंपल्स तो आता फोर्स से ही है। तुम कह रहे हो सर इस बॉडी पे तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स ही नहीं है, तो आप कहते नहीं थे एक्सेलरेशन जीरो। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स ही नहीं है तो आप बोलते थे एक्स एक्सिस के अलोंग है, प्रोजेक्टाइल में बोलते थे आप, तो आप कहते थे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस केस में बाहर से कोई इंपल्स ही नहीं आया, इंपल्स ही नहीं आया तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, सिस्टम का, अलग बॉल का नहीं। एक बॉल को देखोगे तो बदला है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पहले मोमेंटम क्या था? m1 u1 प्लस m2 u2, दिस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। एक इक्वेशन तो ये बनी। अननोन हमारे पास दो हैं, v1 v2, इक्वेशन एक ही बनी। काइनेटिक एनर्जी इक्वेट कर नहीं सकते, फिर मैं क्या करें? दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं? सेपरेशन बाय अप्रोच, उसको यूज करेंगे। सेपरेशन कितना है? v2 माइनस v1। अप्रोच कितना है? u1। ये भूले तो नहीं ना? इनमें इनमें मत देखा करो प्लस माइनस साइन वगैरह, ये नहीं कहना सर ये भी प्लस है ये भी प्लस है। आप, मैं बता चुका हूं ये पिछली क्लास में बड़ी डिटेल में, फिर बता दूंगा। टक्कर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और टक्कर होनी है, पीछे वाला तेज होगा, उसमें से इसे घटाओ। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, टक्कर हो चुकी है, आगे वाला तेज होगा, इसमें से इसे घटाओ।
उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं टक्कर से पहले, फिर तो u1 प्लस u2 इज अप्रोच। टक्कर के बाद उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर तो सेपरेशन इज v1 प्लस v2। ये थोड़ा स्पेशल है, इसमें प्लस माइनस साइन के चक्कर में मत पड़ना, ऐसे ही लिखना। दिस इज इक्वल टू व्हाट वी विल राइट, ई। ये दूसरी इक्वेशन, इसका हम कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, बनाने को बना सकते हैं, वैसा सही फॉर्मूला बनता है m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 टाइप का, ई भी आता है वहां पे, जैसे m1 माइनस ई m2 बाय m1 प्लस m2 ऐसे, बट जरूरत नहीं है। आप मोमेंटम कंजर्वेशन सॉल्व करो, सेपरेशन बाय अप्रोच इक्वल टू ई लिखो, ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, है ना, और सॉल्व कर लो। तो देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वेट कर नहीं सकते, लॉस पूछ सकते हैं आपसे, तो जब आपको v1 v2 मिल जाएगा, फाइनल एनर्जी निकाल लेना, इनिशियल निकाल लेना, लॉस भी आ जाएगा, कितना लॉस हो गया। ठीक है, नोट कर लो। और ध्यान रखना सेपरेशन अप्रोच कैसे यूज करोगे। जैसे मान लो ये बॉल है 4 kg की, मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल है 6 kg की, मूविंग एट 8 मीटर्स पर सेकेंड। ई की वैल्यू हाफ ले लेते हैं, जरा कोलिजन के बाद इन दोनों की वेलोसिटी निकालो। तो कोलिजन के बाद इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल आफ्टर कोलिजन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल आफ्टर कोलिजन। मेरी बात सुनो ध्यान से, आप ना, आपसे क्वेश्चन हो रहा है नहीं, आप अप्रोच एकदम परफेक्ट रखो। अभी व्हाट वी विल डू इज, कोलिजन के बाद ये बॉल, ये बॉल, ठीक, मुझे नहीं पता ये किधर जा रही होंगी कोलिजन के बाद, आपकी मर्जी है, आप किधर भी मान सकते हो, मैंने मान लिया, क्योंकि देखो सुनो मेरी बात, इसका मोमेंटम था 48, इधर ध्यान दो अब सब, इसका मोमेंटम था 40, यानी इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम था 8 लेफ्ट को। तो ये तो पक्की बात है, कोई तो बॉल लेफ्ट को जरूर जाएगी, कोई दोनों राइट को नहीं जा सकती, सवाल ही नहीं उठता। मुझे दिख रहा है ये मोमेंटम बड़ा है भाई, 48 है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये बॉल इधर गई v1 से, ये बॉल इधर। जब तक तुमने ये डायग्राम नहीं बनाया, तुम इक्वेशंस कैसे लिख रहे हो। अब मैं लिखूं, गौर से देखना, अब मैं लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये मोमेंटम्स हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, प्रॉपर प्लस माइनस साइन के साथ, राइट है तो प्लस, लेफ्ट है तो माइनस। इसका मोमेंटम क्या है 4 इंटू 10, तो ये 40, इसका है 6 इंटू 8, 48 लेफ्ट, तो -48, ये आ गया। इसका तुमने माना था लेफ्ट, लेफ्ट है तो क्या मोमेंटम आया इसका, -4v1 मास इंटू वेलोसिटी, इसका +6v2। तो इक्वेशन बन गई हमारी -8 इज इक्वल टू -4v1 प्लस 6v2, या माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड भी कर लो, सो 2v1 प्लस 3v2, दिस इज इक्वल टू 4। ये आ गई पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन की। ठीक है, 2v1 माइनस, सॉरी आएगा माइनस, माइनस से भी मल्टीप्लाई करा मैंने और 2 से डिवाइड भी। क्लियर, सॉल्विंग है इक्वेशन, वो तुम अपने तरीके से करो। अब सुनो गौर से, 1 मिनट सब इधर ध्यान दो। अब सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू ई, जब ये लिखेंगे, अब मैं प्लस माइनस साइन पे नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं कहूंगा ये लेफ्ट है तो इसको माइनस लो, टक्कर हो गई, सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो आगे वाले में से पीछे की वेलोसिटी घटा देता, टक्कर हो गई है, उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेपरेशन क्या लूंगा v2 प्लस v1। ये प्लीज ध्यान दो, टक्कर हो चुकी है और ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो व्हाट इज द सेपरेशन वेलोसिटी v2 प्लस v1। अप्रोच क्या है 10 प्लस 8, उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं, 10 प्लस 8 क्या लिखोगे। अब तुम साइन कन्वेंशन लगाते, तुम बोलते सर ये तो -8 है, ये तो +10 है।
आप सेपरेशन और अप्रोच वाले कॉन्सेप्ट के वक्त साइन कन्वेंशन को थोड़ा परे कर दो, ठीक है, और नॉर्मल वे से चलो। उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं टक्कर से पहले तो ऐड करना है भाई, 10 + 8 18 का अप्रोच है। ये मेथड में मेरे को प्लस माइनस साइन उस वे में नहीं देखना जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखते हैं, राइट को प्लस लेफ्ट को माइनस। नो, अप्रोच हो रहा है तो 18, तो ये कितना आएगा 18, दिस इज इक्वल टू व्हाट, हाफ। सो v2 + v1 कितना आ गया 9। अब सॉल्व कर लो दो क्वेश्चंस को। क्या आ रहा है आंसर बताओ, आंसर बोलो क्या आ रहा है। v1 की वैल्यू क्या आ रही है 6.2 और v2 2.8, ये आंसर आ रहा है और दोनों प्लस आएंगे इस हिसाब से मुझे लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम कंजर्वेशन के वक्त प्लस माइनस साइन के साथ चलो, राइट तो प्लस लेफ्ट तो माइनस। ये सेपरेशन अप्रोच में थोड़ा अलग अप्रोच है, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ राइट completely inelastic collision, completely inelastic collision। इसमें क्या होगा, ये बॉडी है, मास m1, सुन लो पहले फिर डायग्राम बनाते रहना। u1, ये बॉडी है, मास m2, मूविंग विद वेलोसिटी u2। कोलिजन हुआ, कोलिजन के वक्त बॉडीज डिफॉर्म हुई, m1 ने m2 को, m2 ने m1 को वापस इंपल्स दिया। कोलिजन के वक्त जो भी डिफॉर्मेशन हुआ था उतना ही रहेगा। दीज बॉडीज, इनकी कोई टेंडेंसी नहीं है अपनी शेप को रीगेन करने की, क्ले की तरह। ये क्ले होती है ना, आप वो टॉय वगैरह छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ऐसे बनाते हैं क्ले, कोई भी शेप दे दो आप उसी में रह जाएगा। प्लास्टिक बॉडीज कह सकते हो इनको, प्लास्टिक बॉडी है। तुमने प्लास्टिक सोचो, आप गर्म कर दो प्लास्टिक को, फिर जिस भी शेप में मोल्ड कर दो आप उसी में रह जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। सो इन बॉडीज का, इलास्टिक बॉडीज का क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ लेकिन पूरी तरह से शेप वापस। इन इलास्टिक का डिफॉर्मेशन हुआ, थोड़ा वापस आए। कंप्लीटली इन इलास्टिक या प्लास्टिक बॉडीज का डिफॉर्मेशन हुआ और जो हुआ सो हुआ, वापस आने की नो टेंडेंसी एट ऑल। इस केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा मैक्सिमम। कभी भी क्वेश्चन आया कोलिजन हुआ है दो बॉडीज में और काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम है, तो मतलब समझ जाना परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है या कंप्लीटली इनइलास्टिक। इस केस में दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगी एंड दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी। सी का मतलब है कॉमन। मोमेंटम कंजर्वेशन अभी भी लगाओगे क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है शेप वगैरह से, इंपल्स तो बाहर से कोई नहीं आया, तो इसलिए यहां पर भी हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, यानी m1 u1 प्लस m2 u2, दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स v कॉमन। दैट्स ऑल, बस एक इक्वेशन और कुछ नहीं। काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछेगा तो इनिशियल निकालो एनर्जी, फाइनल निकालो, लॉस आ जाएगा। इनिशियल कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। फाइनल कितनी है, हाफ m1 प्लस m2 v कॉमन स्क्वायर। v कॉमन वहां से मिल जाएगा। सेपरेशन अप्रोच की जरूरत ही नहीं है, आएगा भी नहीं कुछ। आप लिखोगे इट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, तो जीरो आ जाएगा क्योंकि v2 और v1 तो बराबर है। सो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा मैक्सिमम। बॉडीज की अपनी शेप को रीगेन करने की कोई भी टेंडेंसी नहीं है। नोट करो। बॉडीज, हाँ, अगर उल्टे डायरेक्शन में आ रही हो सेम मोमेंटम से तो टक्कर के बाद रुक जाएंगी। सेम डायरेक्शन में देख बेटे जा रही थी, दोनों ही राइट को जा रही थी, फिर कैसे रुकेंगी। फिर तो अगर रुक गई तो मोमेंटम कंजर्वेशन वॉयलेट कर जाएगा। तुम कहोगे बाहर से कोई इंपल्स आया नहीं तो इनका मोमेंटम बदल कैसे गया, कंबाइंड मोमेंटम। तो अगर कोलिजन से पहले उल्टे डायरेक्शन में आ रही थी और इक्वल मोमेंटम से
2 kg वाली बॉल 10 की स्पीड पर, 10 kg वाली बॉल 2 की स्पीड पर, तो दोनों का मोमेंटम बराबर था, +20 -20, टक्कर हुई और कंप्लीटली इनइलास्टिक है, रुक जाएंगे। पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज ऐसे बना सकते हैं, इन अ पर्टिकुलर कोलिजन कंप्लीट मतलब काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब दोनों बॉडीज रुक गई। ऐसा तभी पॉसिबल है जब पहले भी मोमेंटम जीरो था, क्योंकि मोमेंटम तो इक्वेट होना चाहिए ना। इस तरह से लॉजिक्स आपने लगाना सीखना है, और वो तभी सीखोगे जब क्लास में प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। नोट करो बेटे एंड लिखो भी। In this case, colliding bodies have no tendency to regain their shape. In this case, colliding bodies have no tendency to regain their shape. Loss of kinetic energy is maximum. Loss of kinetic energy is maximum. मतलब इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं, इन इलास्टिक में थोड़ा, इसमें सबसे ज्यादा, है ना। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन नोट करो, और वो पहले भी हम लिख चुके हैं कि सेपरेशन वेलोसिटी हियर इज जीरो, क्योंकि v2 और v1 बराबर ही हो गए इस बार, है ना। ये क्वेश्चन करो जरा। ये बॉल m1 u स्पीड से आ रही है और ये बॉल m2 रेस्ट पर है। क्वेश्चन लिखो। बॉल m1 moving with a speed u collides with m2 which is at rest equals 0। ठीक है, कंप्लीटली इनइलास्टिक है। फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ, आंसर में आपके m1 m2 और u आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, करो सॉल्व। नंबर तेरे भी ठीक थे बट और इंप्रूव करो। इजी है इतना यार, तुम लोग जीवन टाइम क्यों लग गया इतना। कोलिजन हो गया, ये बॉडीज, मैं कितनी बार कह रहा हूं डायग्राम, बट डायग्राम नहीं बन रहा तुम लोगों से। कॉमन वेलोसिटी, मोमेंटम कंजर्व करो। पहले मोमेंटम क्या है m1u, बाद में क्या है m1 प्लस m2 टाइम्स v कॉमन, तो कॉमन वेलोसिटी कितनी आ गई m1u बाय m1 प्लस m2, ये कॉमन वेलोसिटी आ गई। नाउ व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, that is equal to initial kinetic energy minus final kinetic energy। initial लिखो हाफ m1 u स्क्वायर, फाइनल क्या हाफ m1 प्लस m2 vc स्क्वायर। सॉल्व करो, इसको आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आता है दिस इज इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स v u स्क्वायर, सॉरी जो इनिशियल स्पीड थी ना u स्क्वायर। ऐसे प्रेशर में आगे मत पढ़ो यार, ये बेसिक चीजें भी गलत, मतलब तुम लोग एकदम ध्यान दे के ही नहीं पढ़ रहे हो शिवांश। प्रेशर में इस तरह से आके नहीं है, थोड़ा काम करो सही बट क्वालिटी तो मेंटेन रखो। लास्ट क्लास में जो कोलिजन के वक्त इन बॉडीज के बीच जो फोर्स आता है, लास्ट क्लास वी हैव सीन दैट इलास्टिक कोलिजन के केस में ग्राफ ऐसा था। बातें नहीं, सामने ध्यान दो इधर। इलास्टिक कोलिजन, स्वेया बेटे, इलास्टिक कोलिजन के केस में वी हैव सीन दैट फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ ऐसा था। ये डिफॉर्मेशन वाली स्टेज थी और ये रिफॉर्मेशन। मैंने कहा था ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर आएंगे ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, मतलब इंपल्स की वैल्यू डिफॉर्मेशन के वक्त और इंपल्स की वैल्यू रिफॉर्मेशन के वक्त बराबर। वो जो कोलिजन के वक्त वो जो टोटल जे इंपल्स आया है, तो उसमें से j/2 आया होगा डिफॉर्मेशन के वक्त और बाकी j/2 आया होगा रिफॉर्मेशन के वक्त। इन इलास्टिक कोलिजन के केस में ये ग्राफ फोर्स वर्सेस टाइम, लक्ष्य कैसा बनना चाहिए। इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन ये ग्राफ ऐसा, डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन के वक्त जो इंपल्स आया वो तो वैसा सही बना दोगे, लेकिन रिफॉर्मेशन वाला छोटा।
वो छोटा आएगा। रिफॉर्मेशन वाला ये ग्राफ कुछ ऐसा, लाइक दिस। डिफॉर्मेशन वाला एरिया बड़ा आएगा, रिफॉर्मेशन वाला कम आएगा। मतलब जो टोटल इंपल्स जे आया था वो डिफॉर्मेशन के वक्त वाला ज्यादा रहा होगा। जैसे टोटल इंपल्स जे था 20 यूनिट, तो डिफॉर्मेशन के वक्त वाला शायद 15 है, रिफॉर्मेशन के वक्त वाला शायद 5 ही है। ठीक है। और अगर ये कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, देन दिस फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ ई की वैल्यू 0 है, तो उस केस में फिर डिफॉर्मेशन तो रिफॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं ना। ये फोर्स का क्या हुआ, कोलिजन हुआ, फोर्स एकदम से बढ़ा और उसके बाद खत्म, खत्म हो गया। अब ये नहीं कहना सर वो फोर्स रहेगा क्या, वो फोर्स खत्म हो गया, फिर कोलिजन हो चुका, बॉडीज अपनी डिफॉर्म्ड स्टेज में सेटल हो गई, अब वो डिफॉर्म ही है। और उसी तरह अब वो बॉडीज स्टिक कर चुकी है एक दूसरे के साथ, अब कोई और फोर्स नहीं है, अब बस चली जा रही है कॉमन। फोर्स कब तक रहा होगा, जब तक पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी आगे वाले से तेज है, तो पीछे वाले आगे वाली को धक्का मार रही होगी। अब तो दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। सोचो दो कारें हैं, टक्कर हो चुकी, डिफॉर्म हो चुकी, फंस गई एक दूसरे के साथ, अभी कॉमन वेलोसिटी से ही जा रही है। अब थोड़ा ना पीछे वाला आगे वाले को फोर्स देगा, वो तो कॉमन वेलोसिटी से ही जा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग दोनों भाग रहे हो सेम स्पीड पे, फिर थोड़ा ना पीछे वाला धक्का मारेगा आगे वाले को, तो ये फोर्स उसके बाद 0 हो गया ये। ओके, सो इन केस ऑफ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन देयर इज नो रिफॉर्मेशन स्टेज, ओनली डिफॉर्मेशन। ठीक है, लो डाउट्स बताओ कल वाले, पहले टेस्ट के बता दो, संडे टेस्ट के अगर कोई डाउट्स हैं, मेन वाले पेपर में, एडवांस वाले पेपर में। कौन सा, 22nd, द वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू सी, ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ए से बी 3 जूल, बी टू सी 4 जूल, सो ए टू सी 7 जूल। बेटा ये कहां लिखा है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव। सोया, कंजर्वेटिव मतलब कोई भी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, अगर एक पार्टिकल को तुम, यहाँ पे ये कहां लिखा है, तुम गलत ले गए कि ये हाइट है, ये कहां लिखा है, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन है सी। अब अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो ए से सी किसी भी एक रास्ते में अगर वर्क डन आया 7 जूल, तो हर रास्ते में 7 जूल आएगा। कह रहा है ए से बी ले जाने का वर्क है 3 जूल, बी से सी का 4 जूल, ऐसे, यानी ए से सी का टोटल वर्क कितना आ गया 7। तो ए से सी डायरेक्ट लेके जाओगे तब भी वर्क कितना होगा 7। मैं कहूंगा ए से सी में ऐसे सर्कल में घुमा के ले गया तब भी वर्क क्या आएगा 7 जूल। कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, तो इजी सा था ये तो, बहुत सबसे आसान, तो मिस इंटरप्रेट कर गए ग्रेविटेशन से, कोई बात नहीं। फिर भी किसके नंबर सबसे ज्यादा है इस बारी, और बताओ कौन सा डाउट है, 13, हाँ वो ठीक है। तुम 12th क्यों पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन देखना, कह रहा है फोर्स है, बातें नहीं, 20 I cap, 15 J cap, and particle is moving along a straight line 3y plus alpha x equal to 5। ये, और कह रहा है कि अगर वर्क डन 0 है तो अल्फा की वैल्यू बताओ। क्या करे प्रभ मेहर, कह रहा है एक पार्टिकल पे ये फोर्स लग रहा है और पार्टिकल इस लाइन पर चल रहा है और वर्क डन हो नहीं रहा, ऐसा क्यों, वर्क डन क्यों नहीं हो रहा यार। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल इस लाइन पे चल रहा है, तो तुम कैसे कह रहे हो, देखो कुछ भी सोच, मतलब जब आप बोलो तो आप सोचो भी ना, साइंस पढ़ रहे हैं हम। मैं कह रहा हूं पार्टिकल एक लाइन के अलोंग चल रहा है, तुम कह रहे हो सर डिस्प्लेसमेंट 0। फोर्स इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो लाइन है, मान लो ये लाइन ऐसे थी तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस फोर्स का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, उनका प्रोडक्ट आएगा -1। अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट आता है -1। एक लाइन, मान लो ये एक लाइन है,
मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, दिस एंगल इज हाउ मच 90, इसका स्लोप आ रहा है tan थीटा, इसका स्लोप आएगा tan ऑफ दिस एंगल, ये एंगल ये कितना है 90, अगर ये थीटा है ये 90 है तो ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल है, ये थीटा है ये 90 है तो ये 90 प्लस थीटा होगा ना एक्सटीरियर एंगल। नाउ इस पहली वाली लाइन का स्लोप क्या है m1, इट इज tan थीटा, स्लोप यही होता है ना, tan ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये दूसरी वाली लाइन का स्लोप क्या आएगा, दूसरी वाली लाइन का स्लोप आएगा tan ऑफ 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा, मल्टीप्लाई करो m1 और m2 को, सो m1 और m2 आ जाएगा -1, tan थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा, आप सॉल्व करके देखो -1 आएगा, ठीक है। तो दो लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा -1। नाउ इधर आओ जरा, ये हो गया अपना 3y इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स प्लस 5, सो y कितना हो गया माइनस अल्फा बाई 3 टाइम्स एक्स प्लस 5/3, ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप m1 कितना आ रहा है माइनस ऑफ अल्फा बाय 3। फोर्स का वैसे ही देख लो आप वेक्टर बना के, फोर्स है 20i प्लस 15j, यानी ये 20 और ये 15, ये रहा फोर्स, ये 20 यूनिट होगा x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, तो इसका स्लोप तो वैसे ही 3/4 दिख रहा है ना, 20i कैप 15j कैप, तो फोर्स का डायरेक्शन आप चेक कर लो, स्लोप क्या आ रहा है, tan थीटा उसका कितना आ रहा है 15/20 यानी 3/4, इनके प्रोडक्ट को आप कर दो इक्वल टू -1, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करना था। और कौन सा जेई एडवांस का बताओ, दो बेटे 14th A particle is moving along x-axis under the influence of a force pi sin pi x, थोड़ा मैथमेटिकल सा क्वेश्चन है, फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है पाई टाइम्स साइन पाई एक्स, ये फोर्स की वैल्यू है, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम 0 to 0.5, वेरिएबल फोर्स है, पहले छोटा सा वर्क डन ढूंढो dw और उसे इंटीग्रेट करो, सो dw कितना आएगा, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो एफ डी एक्स, अगर वो स्पेस में चल रहा होता तो पहले आप लिखते एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर को क्या लिखते डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये खाली एक्स एक्सिस की ओर चल रहा है तो एफ डी एक्स। फिजिक्स ऐसी है बेटा, वही सेम कॉन्सेप्ट आते रहते हैं बार बार, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उठा लाओ, ठीक है। सो एफ डी एक्स, एफ की वैल्यू डालो पाई साइन पाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करो, पाई तो कांस्टेंट है बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स, साइन के एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/k cos के एक्स, भूल गए थे इसका इंटीग्रेशन, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन साइन के एक्स, डिफरेंशिएशन होता है k टाइम्स cos के एक्स, इंटीग्रेशन होता है -1/k टाइम्स cos के एक्स, तो ये आ जाएगा पाई, इंटीग्रेशन आएगा -1/पाई cos पाई एक्स, ये आ जाएगा पाई और पाई कैंसल, माइनस बाहर कर लो, ये आ जाएगा cos पाई एक्स, एक्स कहां से कहां तक जा रहा है 0 से 0.5, तो लिमिट्स लगा दो, सो वर्क डन आ गया माइनस ऑफ एक्स की फाइनल वैल्यू को पहले रखो 0.5, तो ये कितना आ जाएगा cos 5/2, एक्स की वैल्यू हाफ डाल दी ना मैंने, माइनस cos पाई एक्स में एक्स की इनिशियल वैल्यू 0, तो माइनस cos 0, तो ये आ जाएगा -0 -1 आंसर आ गया, ठीक है, 1 जूल इज आंसर। इंटीग्रेशन था, सिंपल था, दोबारा करो इसको, क्लास में जो भी तुम लोग ना खुद चाहो तो बहुत कुछ सीखने को है, बट चाहत ही नहीं हो तो फिर तो कुछ भी करते रहो, वेले बैठे हो, घर जाओ, जो क्वेश्चंस क्लास में करें इन्हें दोबारा खुद से करो, मार्क करो, ये क्लास में हुआ था इसको हम दोबारा फिर से करेंगे सॉल्व, लिख लेंगे कहीं cos के एक्स का साइन के एक्स का इंटीग्रेशन क्या है -1/, 4 दिन बाद पूछूंगा फिर आधो का गायब होगा, क्यों इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि घर जाके दोबारा उसको करने में भूलेंगे ही भूलेंगे डेफिनेटली,
और कौन सा? फिफ्थ क्वेश्चन में देख बेटे, ये जो हैंगिंग ब्लॉक बी है इस पे टेंशन डबल है। इंक्लाइन वाले ब्लॉक पे टेंशन अगर टी है तो हैंगिंग ब्लॉक पे 2t आएगी। टेंशन डबल तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आधा। नाउ कह रहा है दिस सिस्टम इज स्पीड ऑफ बी आफ्टर ए हैज ट्रेवल्ड 1 मीटर। तो अगर ए इंक्लाइन पे 1 मीटर चला तो ये बी अपना ए का मास 5 केजी था और बी का मास 4 केजी है। तो बी का मास 4 केजी है और ए का मास 5। नीचे कौन चलेगा, ऊपर कौन चलेगा? बी नीचे जाएगा, देख लिया था। तो अगर ए 1 मीटर ऊपर गया तो बी आधा मीटर नीचे गया है। ठीक है, अब लिख लॉस ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में भी बेटे अगर बी की स्पीड लेगा v तो ए की स्पीड लेना 2v। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके सॉल्व कर इसको खुद से एक बारी। चेक कर ग्रेविटेशनल एनर्जी, चेक कर एनर्जी लॉस किसका हुआ? लॉस किसका हुआ? बी की ग्रेविटेशनल का। गेन क्या हुआ? ए की ग्रेविटेशनल का और दोनों के काइनेटिक का। तो लॉस 1 है, गेन 3 है। लॉस हो रहा है बी की ग्रेविटेशनल का और गेन हो रहा है ए क्या ग्रेविटेशनल, ए का काइनेटिक, बी का काइनेटिक। और काइनेटिक एनर्जी लिखते वक्त स्पीड v 2v वो करना। ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। पूछा गया हमसे स्पीड ऑफ बी, तो बी की स्पीड मान ले v तो ए की स्पीड होगी 2v। कर लोगे पक्का? किसी का हुआ था सही? गुड बेटे। और कौन सा? इसको करना कबीर नहीं, ये क्या है, आसान क्वेश्चन है बेटा। भाई एज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी यू एट ग्राउंड लेवल टू बी 0, स्फेयर का डायमीटर डी है d, पोटेंशियल एनर्जी चेक कर। स्फेयर का सेंटर किस साइड पे होगा? d/2। क्यूब का सेंटर भी किस साइड पे होगा? d/2। लेकिन क्यूब और स्फेयर में चेक कर किसका वॉल्यूम ज्यादा है ना भाई? पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh। तो सॉलिड स्फेयर और क्यूब को देखेंगे तो दोनों के सेंटर की हाइट सेम है ग्राउंड से, लेकिन तू चेक कर वॉल्यूम सॉलिड स्फेयर का ज्यादा है या क्यूब का ज्यादा है? उसका होगा 4/3 पाई r क्यूब और इसका होगा d क्यूब। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा क्योंकि सारे सेम मटेरियल के बने हैं। ठीक है, अब जब कोन आया तो कोन का सेंटर तो खैर नीचे होता है, कोन का सेंटर तो d/2 पे होगा ही नहीं, नीचे होगा। और ये सिलेंडर का सेंटर d/2 पे ही होगा। तो तूने बेसिकली चेक करना है किसका मास ज्यादा है, उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करो। एक बार दिमाग लगाओ, कोई ऑप्शन ना मैच कर रहा हो तो मुझे बताना, दोबारा कल फिर बताना। ठीक है, मैं हिंट दिए खाली। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। हाँ, कोन के लिए तुम्हें नहीं पता कि कोन का सेंटर कितना ऊपर लेते हैं, तो वो होता है वैल्यू h/4। अगर एक सॉलिड कोन है, ये सॉलिड कोन है, अगर बातें नहीं बेटे, अगर सॉलिड कोन की ये टोटल हाइट हमें गिवन है कैपिटल H, मास इसका m है, तो इसका सेंटर ग्राउंड लेवल से h/4 हाइट पे होता है। तो इस सॉलिड कोन की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? mgh/4। ये तुम्हें चलो नहीं पता था, ठीक है, mgh/4, बट इतना तो पता था h/2 तो पक्का नहीं है। इतना आपको लॉजिक होना चाहिए कि इसका सेंटर ऑफ मास h/2 से तो पक्का नीचे ही होगा, रीजन नीचे वॉल्यूम ज्यादा है। ये लॉजिक आप h/4 चलो तुम्हें नहीं पता कोई बात नहीं, बट इतना लॉजिक हमें लगाना था कि h/2 से ये पक्का नीचे है। ओके, उस लॉजिक से आंसर देखो बनता है कि नहीं बनता है। 16th क्वेश्चन में क्या होगा? ध्यान से देखो क्वेश्चन सामने, क्वेश्चन है ना सबके पास? 16th में पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन लगाओ। बॉल ए से बी स्विंग होते हुए नीचे आई, पता करो कितना हाइट नीचे आ गई। h इज इक्वल टू एल कॉस थीटा साइन थीटा वगैरह लगा के, जरूरी नहीं हर बार h इज L1 माइनस कॉस थीटा ही लगाओ, चेक करो। फिर v² इज u² प्लस 2gh लगा के स्पीड निकाल लो। फिर सेंट्रीपिटल कंडीशन लगा के नॉर्मल फोर्स निकाल लो। अब इस वेज ने बॉल को जो नॉर्मल फोर्स दिया है, बॉल ने भी वेज को उतना ही नॉर्मल फोर्स दिया होगा। अब तुम वेज का एफबीडी बनाओ। बॉल ने वेज को जो नॉर्मल फोर्स दिया है उसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेज को लेफ्ट ले जाना चाहता है, तो दीवार उतना ही फोर्स देके रोक देगी। तो दीवार से फोर्स कितना आएगा? वो नॉर्मल फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर। ये जो
वेज जैसे पड़ा हुआ है, इस तरह से ये वेज पड़ा है, ऐसे, ये वेज है, यहां पे बॉल है, बॉल ने वेज को इस तरफ नॉर्मल फोर्स दिया है, इस नॉर्मल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वेज को ले जाना चाहता है लेफ्ट, तो दीवार उतना ही फोर्स देके रोक देगी इसको। सो दीवार का फोर्स कितना आएगा, इस नॉर्मल फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर। करो सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और बोलो कौन सा कोई ये होने चाहिए कल, ये मतलब एक तो कल टेस्ट भी है आपका, तो इट्स बेटर आप रिवाइज तो करो ही दोनों लेक्चर, क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, घंटा डेढ़ उसी में जाएगा, पहले उसी को रिवाइज करो, फिर ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से करके देख लो, इतना होमवर्क भी काफी है आज का। बताओ कोई और डाउट है? नहीं है? चलो इस क्वेश्चन को पूरा करके दिखाओ फिर मुझे। ये 1 मिनट रुक जाओ, उसको कर लेंगे, कल भी कर सकते हैं, पहले मुझे ये क्वेश्चन आप लोग पूरा करके दिखाओ। 16 किसी का आया था आंसर एग्जाम में? तुक्के से सॉल्व किया था पूरा, वेरी गुड बेटे, तुम बिल्कुल अच्छे से। अब ये भी तो है ना आप लोगों के साथ, मेहनत करता है ना, ऐसा तो नहीं है कि बड़ी सुपर फास्ट स्पीड, बट मेहनत करता है कंसिस्टेंसी के साथ। प्रभ मेहर थोड़ी करो मेहनत, लापरवाही से काम चलेगा नहीं। बताओ शिवांश, करो सॉल्व अभी 16 क्वेश्चन। आप लोग भी घर पे सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, 16 एडवांस वाले पेपर का। दिखाना बेटे, देखो इधर, पहले इस सर्कुलर ट्रैक पे घूमते घूमते, गौर से देखो इधर क्वेश्चन, बातें नहीं बिल्कुल, ये पार्टिकल कितना घूम के आ गया, 30 डिग्री, यहां पहुंचा ये पार्टिकल, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये रेडियस अगर r है तो ये हाइट कितनी नीचे उतर आया, r sin 30 यानी r/2, ये sin 30 होगा ना, sin 30 इज दिस अपॉन r। तो यहां पहुंचने पर इसकी जो स्पीड आएगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, यहां से यहां आते आते लॉस इन ग्रेविटेशनल इज गेन इन काइनेटिक, उससे इक्वेशन वही बनेगी, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2gh, h की वैल्यू कितनी है, r/2, तो ये v स्क्वायर आ गया gr, u तो 0 था। अब सेंट्रीपिटल की कंडीशन लगाओ, इसे नॉर्मल फोर्स इधर मिलेगा n, वेट mg ऐसे है, वेट mg, इसका वेट दिया हुआ है, अ बॉल ऑफ मास 1 kg, बाद में रख देंगे, तो ये एंगल कितना आएगा, ये 30 डिग्री है तो ये 60 आएगा, तो दिस इज 60। सो n, और हमेशा हम सेंट्रीपिटल में लिखते हैं रेडियली इनवर्ड, ये सेंटर की ओर वाला फोर्स पहले लेते हैं, n माइनस एम जी कॉस 60, तो वो इक्वेशन बनेगी हमारी n माइनस एम जी कॉस 60, दिस इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r। तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू mg/2, v स्क्वायर को gr रखोगे तो दिस इज mg, तो नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा, 3/2 mg, ये आ गया नॉर्मल फोर्स। तो वेज ने ब्लॉक को नॉर्मल फोर्स इधर दिया, तो ब्लॉक वेज को मैं यही दिखा रहा हूं, नॉर्मल फोर्स इधर देगा n। अब ये मत कहना सर ये स्मॉल mg का कंपोनेंट क्यों नहीं लिया, स्मॉल mg बॉल पे फोर्स है अर्थ का, अब मैं देख रहा हूं वेज पे क्या फोर्स है, तो बॉल ने वेज को ये फोर्स दिया n, 3/2 mg के बराबर, इस n का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये 60, तो ये 30 डिग्री, n cos 30, वो इस वेज को इधर धक्का मार रहा है, बॉल ने वेज को नॉर्मल फोर्स दिया है, उस n का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर पुश कर रहा है, तो दीवार भी उतना ही फोर्स देके रोकेगी। हमसे वही पूछा था, फाइंड द फोर्स बाय द वॉल ऑन वेज, तो दैट विल बी इक्वल टू n cos 30, n की वैल्यू कितनी है, 3/2 mg इंटू cos 30 इज √3/2, तो ये आ गया 3 √3/4, मास कितना दिया है 1, g की वैल्यू कितनी 10, तो ये आंसर आएगा दैट इज 15 √3/2, ये आंसर आएगा। सो 15 √3, n की वैल्यू हो गई 3, ये आंसर है।
और कोई एडवांस का डिस्कशन में के लिए? ठीक है, कल हम एक काम करेंगे, अभी आप एक तो लेक्चर दोनों रिवाइज करोगे, पहला काम। उसके बाद जो ये आज क्वेश्चंस करे हैं इनको देखो, दूसरा काम। फिर अगर हो जाए तो शीट के 10 क्वेश्चन कर सकते हो। आप ये नहीं कहना इतना सारा काम, यू जस्ट सी मुझे 1.5-2 घंटे का टाइम देना है, उतनी देर में। अब सबसे पहली प्रायोरिटी है दोनों लेक्चर रिवाइज करना, क्योंकि कल टेस्ट है। उसके बाद आप शीट के क्वेश्चंस और कर सको, क्लास में कराए गए क्वेश्चंस को दोबारा कर सको, दैट इज योर विश। कल पहले मैं वही डिस्कस करूंगा, फिर आगे पढ़ाऊंगा। आप चाहो तो बेटे और टाइम, वैसे और टाइम मिलेगा नहीं, शीट के क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है।